जय जोहार, जय हिंद। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। जनरली जो हमको लगता है कि सीजी का जो इकोनॉमिक सेक्शन हम कहाँ से करें, कौन सा डाटा यूज़ करें, तो सबसे अच्छा तरीका है जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट। और हर साल जो छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए यूज़फुल हैं। तो आज हम लोग उसी को देखते हैं और उस पॉइंट को हम लोग याद करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग वहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें अलग अलग अध्याय हैं। ये पहला अध्याय है और पहला अध्याय में छत्तीसगढ़ के जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसे है उसको बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का बेसिक परिचय बताया गया है। एक समीक्षा में बेसिक परिचय बताया गया है और उसमें जो सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसको हम सबको पता है पहले से ही। जो छत्तीसगढ़ का जो साप्ताहिक अर्थ है 36 किलो का गढ़, ये बेसिकली ये फैक्ट जानते हैं। उसके बाद आपका उसके पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में बताया गया है। कितने हैं हम लोग के एग्जाम के लिए जो होता है 7 है हम लोग का, जिसमें से उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तो उनके पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया और ज्योग्राफी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग के पास क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग का हमारे कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। और कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। इसको बताया गया है 33 जिले और 5 संभाग हैं। तो और अलग अलग प्रकार की चीजें बताया गई है। लेकिन जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको जो बेसिक ही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कब बनता है, मध्य प्रदेश से अलग होके 1 नवंबर 2000 को बनता है। और ये कौन से नंबर का राज्य बनता है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये कौन से नंबर का भूल जाते हैं कई बार, तो ये 26वें राज्य है। और उसके बाद आज अभी 24 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। और उसके उपलक्ष्य में और दूसरा चीज हमको पता है कि देश के क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना प्रतिशत है, ये 4.1% है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आपका, कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है, होना चाहिए। अगर प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। कितना है, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश का कुल भूभाग का कितना है, 44.25, यानी कि 44.25%। ये कुल क्षेत्रफल का इतना हमारे वन है। और इसी के हिसाब से एक क्वेश्चन पीएससी में आया था। तो वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है, 3 लें या 4 लें, जो प्रॉब्लम था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो 4th नंबर पे है। कितना नंबर पे है, 4th नंबर पे। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ क्या 4th स्थान है। लेकिन देश के लघु वन उपज संग्रहण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो भागीदारी है 70% है। कितना है, 70% है। कितना है, 70% है, ठीक। और इसमें जो मेजर जो नदी प्रणाली कितने हैं, 4 प्रमुख नदी प्रणाली है हमारे, 4 प्रमुख नदी प्रणाली है, जिसमें महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा बहती है। और उससे हम लोग का सिंचाई होता है। और जन भागीदारी से जल संचयन में छत्तीसगढ़ का देश का एक अग्रणी राज्य है, ठीक है ना, अग्रणी राज्य है, ये पता होना चाहिए। अब देखो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है, ठीक है। एक तो हम लोग के पास जो है 2011 का जो जनसंख्या का डाटा है वो है। उसके बाद और एक आपके पास डाटा कौन सा आ जा रहा है, वो है 1 मार्च 2025 की स्थिति में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो अनुमानित जनसंख्या कितना है, 3,08,67,000। अगर हम लोग देखते हैं कि 2011 के जनसंख्या के हिसाब से 2,45,45,198 है ना। तो इस टाइप के है। तो लेकिन जो अभी हम लोग को बताया जा रहा है वो इस डाटा के हिसाब से 3,08,67,000 है, ठीक है। उसमें से 70% कहाँ है, 70% लोग किसके ऊपर, कृषि पर संलग्न है, कृषि पर निर्भर है यहाँ पे। और दूसरा, उस कृषि में भी बहुत सारे जो किसान है वो कौन है, कौन से श्रेणी के हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं। कौन से, लघु और सीमांत कृषक हैं। और इसमें अगर और देखा जाए तो समर्थन मूल्य पे
ठीक है ना। समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके हिसाब से धान खरीदी में भारत में कौन सा स्थान है पूछा अगर जाएगा तो कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। और बहुत सारे और नगदी फसल होती है, और धान के प्रोडक्ट के बाद धान का कटोरा भी भारत छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो यहाँ पे जो है, जो जो मिलेट है, मिलेट उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ अलग पहचान बनाई हुई है, और मिलेट कैफे बना रहे हैं, उसके कारण रोजगार के सृजन हो रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, आगे अगर हम देखें जाए तो संपदा जो है, जो वन संपदा और खनिज का भंडार बहुत ज़्यादा है, और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको मिल जाएगा, बहुत सारे जो है कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन आदि खनिज मिलते हुए। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि देश में टीन उत्पादन में कौन से नंबर पे है? प्रथम। टीन उत्पादन में कौन से नंबर पे है? प्रथम। टीन में फर्स्ट है, ठीक है ना, 100% हम लोग करते हैं। लोहा और कोयला ऐश उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रोडक्शन में कितना स्थान है? सेकंड है। तो सेकंड नंबर किसमें है? तो लोहा में भी और कोयला के अयस्क में, उसमें कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है, हमको याद करके रखना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का न्यू औद्योगिक नीति कब आया है? कितने साल के लिए है? तो अभी लास्ट ईयर ही औद्योगिक नीति लेके आए, और उसका जो टाइम पीरियड क्या है? 2024 से 2030। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने अमृत काल में अपना खुद का विजन डॉक्यूमेंट भी लेके आया है, ठीक है ना, 2000 छत्तीसगढ़, जिसको हम लोग अंजोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंजोर बोलते हैं। अंजोर 2047, ठीक है ना। ये विजन डॉक्यूमेंट हम लोग ने लेके आए हैं, क्योंकि जानते हैं विकसित भारत के लिए ये अमृत काल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। और उसमें क्या है कि इस औद्योगिक में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की बात की है, नवाचार के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की बात किया गया है, और पर्यटन के लिए असीम संभावना की बात किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसको आपको पता रहना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, यूनाइटेड नेशनल, WTO द्वारा 60 देशों में 60 देश के 20 ग्रामों में बस्तर जिले के धुड़मारस को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किया है। तो क्या है धुड़मारस? क्या है? एक पर्यटन के लिए एक पर्यटन ग्राम के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ गया है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताया गया है। ठीक, और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, हमको आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, है ना, सुदृढ़ बनाने के लिए एक योजना लेके आया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महदारी वंदना योजना, ठीक है ना, जिसके थ्रू कैश सब्सिडीज कैश कैश क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो उद्यम कर सकते हैं, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए इम्पोर्टेंट योजना लेके आया गया है। किसी भी राज्य को या फिर देश को उसके डेवलपमेंट को नापने के लिए कौन सा होता है? एस किसी भी देश को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, किस तरह से वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जिला स्तरीय बेसलाइन में बनाया गया है, और उसमें भी हम लोग का जो 27 राज्य हैं, 27 राज्य हैं फ्रंट रनर हैं, और 27 जिले फ्रंट रनर हैं, और 6 जिले क्या है? परफॉर्मर श्रेणी में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, और वो है सकल घरेलू उत्पाद। अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं GDP। तो GDP के बारे में आंकड़ा जो यहाँ पे हमको पता चलेगा, जो कि ये बताता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है। तो अगर उसमें देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय और पूरे सब फैक्ट हम लोग नीचे देखेंगे, पता चलेगा। अगर सकल घरेलू उत्पाद जो प्रचलित भाव पर देखें 2024-25 में, तो हमको पता चलेगा जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का भागीदारी कितना है? कृषि क्षेत्र का भागीदारी आपका है 20.07% है, ठीक है। उसी अवधि पे देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र का कितना है? 43.78, और सेवा क्षेत्र है उसका कितना है? 36.45 है। तो इस तरह से ये आपका प्रचलित भाव पे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है।
यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद का, है ना, कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है ना। तो उसका डाटा आपके पास यहाँ पे है, समूहवार जो ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया है। तो हमको देखने के लिए मिल रहा है जो कोविड के टाइम है, ठीक है ना, कोविड के टाइम में सर्विस सेक्टर डाउन हो गया था, ठीक है ना, एक बार माइनस में गया है, तो हमको याद रखना है -4.64 किसका, सेवा क्षेत्र का जीडीपी माइनस में था। उसके बाद धीरे धीरे फिर प्लस में हुआ, लेकिन फिर से सैचुरेट हो रहा है। दूसरा, अगर 2022 और 23 के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ रहा है, और अर्थ जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का देखें तो क्या है कि ये भी स्टेगनेंट है, कम बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज जो अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिशत जो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे बता रही है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो आपका सेवा क्षेत्र का 8.52 है। उसके बाद आपका जो उद्योग क्षेत्र है उसमें 6.92 है, और कृषि क्षेत्र है उसका 5.38% है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अगर राज्य का औद्योगिक समूहवार सकल घरेलू उत्पाद जो स्थिर भाव पे अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि स्थिर भाव पे जो परसेंटेज है, ठीक है ना, राज्य का घरेलू उत्पाद का 100 में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपना किसके प्रतिशत है, उद्योग क्षेत्र का जो है सकल घरेलू उत्पाद में 47.90 है। कितना, 47.90 किसका, सेवा उद्योग क्षेत्र का है। द्वितीय में कौन है, सेवा क्षेत्र है 35.30, और तृतीय में आपका क्या है, कृषि क्षेत्र का, या फिर कृषि क्षेत्र का 16.80। कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो सबसे ज्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी किसका सबसे ज्यादा है, तो उसका किसका ज्यादा है, उद्योग का सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेवा का ज्यादा है, उसके बाद कृषि का। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, सेवा का है, उसके बाद उद्योग का है, कृषि का है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, उद्योग का कितना है, 47.90। उसके बाद सेवा का क्या है, 35.30, और 16.80 किसका है, आपका कृषि का। ठीक, तो ये ठीक, तो ये प्रचलित, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा बृहद में अगर बताने की कोशिश किया गया है तो बेस लाइन हम लोग जहां से हम लोग मेजर करते हैं वो कहाँ पे है, 2011 और 12 का डाटा, वो बेस लाइन है जिसके ऊपर हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं, ठीक है ना, स्थिर भाव में। ठीक, तो सकल घरेलू उत्पाद का जो स्थिर भाव से हम लोग जो मेजर करते हैं उसका बेस लाइन 2011-12 है, ठीक है ना। उसके हिसाब से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है, 18.10% है, ठीक है, जो धीमी गति से आगे बढ़ा है, और एक क्रमशः उसका पूरा वो बताया है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ष 2012-13 से 2024-25 में औसतन वृद्धि अगर कृषि क्षेत्र का हुआ है तो कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है, 5.38%, 5.39%, ये क्या हो जाता है, कृषि का हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, उद्योग का। इस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत होता है, जलापूर्ति तो होता है, निर्माण क्षेत्र, ये सब उद्योग क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्थिर भाव सकल घरेलू जीडीपी जो उत्पाद का स्थिर भाव में हिस्सेदारी कितना 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 था, 2011-12 में कितना था, 47.27% था, जो कि अभी 2024-25 में कितना हो गया है, 47.19%। तो अगर हम लोग देखा जाए तो एकदम सेचुरेटेड है यहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे होते जा रहा है, लेकिन अगर अनुमानित 2012-13 से लेके 2024-25 तक औसतन हम लोग निकाला जाए तो कितना वृद्धि हुई है, वृद्धि दर 5.97 हुई है एवरेज। वैसे कृषि दर में भी जो एवरेज वृद्धि कितना हुई है, 5.39% हुई है, और अभी जो 2024-25 में कितना है, 16.80% आ गई है ना इसका। अगला जो सेवा क्षेत्र को अगर हम लोग देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक, तो 2011-12 में जो सकल घरेलू उत्पाद जो स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना था, 34.63% था,
जो कि अभी 2024-25 में कितना हो गया है, 35.30 अनुमानित है। ठीक है ना। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2012-13 से 2024-25 में हम लोग को क्या पता चल रहा है, औसतन वृद्धि अपना क्या हो रहा है, 6% हो जा रहा है। तो 6% जो वृद्धि आपका सेवा क्षेत्र में दिख रहा है, लगभग 6%, लगभग 5.97% आपका उद्योग क्षेत्र में दिख रहा है, और कृषि क्षेत्र में दिख रहा है 5.39। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का जो जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है स्थिर भाव में, तो वो लगभग 5 से 6% हर साल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास स्कोप बहुत अच्छा है, आगे और हो सकता है अनुमान, अगर डबल डिजिट है, अगर हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं अगर क्षेत्र में, मतलब तो हमारा जो लक्ष्य है, जो विकसित छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य है 2047 तक, लगभग 75 लाख का जीडीपी, वो उसके लिए हम लोग को डबल डिजिट ग्रोथ करना ही पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो हम लोग का सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर देश के लिए देखा गया, तो हम लोग का स्टेट का जो पीडीएस सिस्टम है वो एक मॉडल है, और बोला जा सकता है कि दूसरे राज्य भी हमसे सीखना चाहिए। तो औसतन जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 2024 का, तो इसका 95.1, 187.6, 192.3, जो कि ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त क्षेत्र के लिए है। ठीक। और अगर धान के बारे में बताया जाए, तो धान के बारे में अगर बताया जाए तो धान का जो ए ग्रेड का धान है और सामान्य धान है, तो उसका जो समर्थन मूल्य कितना था 2024-25 में, 2300 रुपया और 2320 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समर्थन मूल्य पे धान का जो विक्रय होता है, तो कितने लोग ने पंजीकरण किया है, तो ये जो डाटा है वो 27.74 लाख किसान ने पंजीकृत कराया है। अगर लोक वित्त की बात किया जाए तो राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का व्यय यहाँ पे है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पूछता है कि पिछले साल के तुलना में इस साल जो राजस्व का कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 13.07% का राजस्व की वृद्धि हुई है। और राजस्व का योगदान विभिन्न राजस्व का और गैर कर राजस्व की प्राप्ति, इसमें योगदान कितना है, 58.07% अनुमानित किया गया है। अगर राजस्व कर की बात किया जाए तो राजस्व कर इस साल का कितना प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो 2024 सितंबर तक लगभग 2,979.36 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उसके बाद केंद्र विक्रय कर संहिता में जो हम लोग को मिला, उसके हिसाब से अगर सितंबर तक देखा जाए तो 12.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है केंद्र से। ठीक है। तो कर संग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारा जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में से एक है जीएसटी का। अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि जीएसटी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको देखें। तो जीएसटी में क्या है, सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है और आई जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो स्टेट जीएसटी का संग्रहण अगर देखा जाए तो सितंबर 2023 तक लगभग 4,056 करोड़ के आसपास था, और 31 मार्च 2024 तक ये कितना हो गया था, 8,050.93 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। तो ये हो गया। आईजीएसटी में अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2024 तक हम लोग को कितना, 5,720 करोड़ का यहाँ पे हमको राजस्व प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट डाटा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डाटा में से एक जो कुछ डाटा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग बात किया जाए कि वित्तीय संस्थान, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग के बारे में बताया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कितने सारे बैंक हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो हमको पता चलेगा 47 बैंक हैं। और उसके शाखाएं की बात किया जाए तो कितने शाखाएं हैं, 3,412 है। एटीएम की जनसंख्या यहाँ पे बताया गया है कितना एटीएम है, तो 3,607 एटीएम है। ठीक है। तो कुल कितना रुपए जमा है, तो लगभग 2,82,000
करोड़ रुपए के आसपास है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विवरण संघ के द्वारा कार्यरत लगभग कितने केंद्र हैं? 2739 केंद्र हैं जहाँ पे धान खरीदी जाता है और पूरी तरह कंप्यूटराइज है। अगर कृषि क्षेत्र की बात किया जाए तो हमको यहाँ पे पता चलेगा कि जो जब राज्य गठन करते थे टाइम, जो कितने बृहद, 3 बृहद, 29 मध्य और 1945 लघु सिंचाई योजना में कुल कितना हेक्टेयर का सिंचाई होता था? वो 13.28 लाख हेक्टेयर की क्षमता थी, जो अब बढ़ के कितना हो गई है, ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में, तो 21.76 लाख हो चुका है। ठीक है ना। इस तरह से लगभग लगभग कितना का एडिशन कर चुके हैं हम लोग? 8.78 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में हम लोग का वृद्धि हो गया है। और इस तरह से जो हम लोग का सिंचाई का परसेंटेज है वो कितना हो गया है? 39.27 हो गया है टोटल एरिया का कृषि। तो सिंचाई का कितना हो गया है? 39.27 हो गया है। वर्तमान में जो कृषि उप मंडी कितने हैं? लगभग लगभग 69 है और 127 उप मंडियां कार्यरत है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो मछली पालन का जो कुल जल क्षेत्र का लगभग 97.24% है यहाँ पे। ठीक। वानिकी में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पे आ जाता है कि कितने आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आरक्षित जो वन है वो कितना है? 25,910 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना परसेंटेज में हमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना? 43.31%। संरक्षित वन का एरिया कितना है? लगभग 24,036 है वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना परसेंट है? 40.18% है। अवर्गीकृत वन यहाँ पे कितने हैं? लगभग 9,874 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16.51% है वन क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप कुल वन क्षेत्र को विभाजित है। तो आरक्षित वन लगभग 43.31% है, संरक्षित वन 40.18% है और अवर्गीकृत जो वन है वो है 16.51%। इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह तेंदुपत्ता का जो उत्पादन जो है, ठीक है ना, उत्पादन और मानक बोरा के हिसाब से देखा जाए तो कितना है? 15.56 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ, जिसका वैल्यू कितना था? लगभग 1,073 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमको आता है वो है खनिज। तो खनिज से परिपूर्ण है। ठीक है। और खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कोयले में कितना है? देश के स्थान पे अगर देखा जाए तो कोयले में कितना कोयला पूरा देश में उत्पन्न होता है, तो छत्तीसगढ़ का कितना होगा? 20.73%। लोहा एस का जो उत्पादन है वो कितना होता है देश से? 16.62%। और हम लोग ने देखा उत्पादन में कोयला और लोहा एस में सेकेंड नंबर पे हम लोग, है ना, सेकेंड नंबर पे है। ठीक, 20% कोयला का और 16.64% किसका? लोहा एस का। वही चूना पत्थर देश में जो उत्पादन करते हैं उसमें से छत्तीसगढ़ का कितना है? 10.94%। कितना है चूना पत्थर? 10.94%। बॉक्साइट कितना है? 4.32%। बॉक्साइट कितना है? 4.32%। और टीन 100%। मतलब पूरे देश में जितना भी टीन उत्पादन होता है सब पूरे ओनली छत्तीसगढ़ से होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में से एक है, क्योंकि खनिज से हम लोग का बहुत सारे आय आता है और इम्पोर्टेंट है हमारे। इसी के कारण जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन भी हमारे जीडीपी में अच्छा खासा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है। अब देखा जाए तो मुख्य खनिज के जो रॉयल्टी से या फिर मुख्य खनिज को बेचने से जो हम लोग को आय प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में वो कितना हुआ है? 6,756, ठीक है ना, करोड़ के आसपास। और गौण खनिज मतलब इसके अलावा जो खनिज निकालते हैं उसको, उसके लिए हम लोगों को कितना मिला है? 256 करोड़ रुपए आय प्राप्त हुआ है, इतना आय प्राप्त हुआ है। ठीक। अब उद्योग की बात किया जाए तो उद्योग को प्रोत्साहन
करना चाह रहे हैं और उसके लिए उसको समावेशी तरीके से हो सके तो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज बनाया गया है। और जो छोटे जो 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 प्रत्यक्ष जिस और अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार करते हैं, जिसमें क्या है कि हथकरघा, ठीक है ना, करघों जो हथकरघा हो गया, बुनकर, लगभग लगभग हमारे राज्य में कितने बुनकर को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है? लगभग 60,300। और कितने घर हैं हाथ करघा का घर? 20,100 है। तो इस टाइप से है। और ये किसके अंडर आता है? खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के थ्रू आता है। और ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग है या फिर वो उसके जो केंद्र हैं 9 जगह पे उत्पादन होता है। कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, त्रिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा, डिमरीपाल, ये जहाँ पे क्या है कि खादी और ग्रामोद्योग का केंद्र है और वहाँ से बहुत सारे कपड़े जो बुनते हैं और बेचते हैं। नेक्स्ट, अगला जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है विद्युत, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और उसके आधारभूत संरचना। तो राज्य गठन के टाइम में जो हम लोग के पास कितना मेगावाट का इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी था? तो वो था 13,360 मेगावाट। लेकिन जो सितंबर 2024 तक आते आते तक हम लोग का कितना हो गया है? लगभग 3,000 मेगावाट हो गया है। और एग्जैक्ट डाटा क्या हो गया? 2,978 मेगावाट हो गया है। इस प्रकार स्थिर क्षमता में जो वृद्धि हुई है, कितना हुई है? लगभग 119% की अधिवृद्धि हुई है, ठीक है ना। हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी का क्षमता डेवलप बहुत किए हैं, मतलब 100% बढ़ाए हैं। अगर उपभोक्ता को देखा जाए तो उपभोक्ता जो है 43,85,362 थे, जो 2022 की तुलना में 1% अधिक है। मतलब अभी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उपभोक्ता जो है वो क्या है? 43,85,362 है, ठीक है। अब कई सारे जो उपभोक्ता हैं जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, तो उसका प्रतिशत कितना है? 25% है। जो घरेलू जो कनेक्शन लेके रखे हैं उनको उनका वो कितना प्रतिशत है? 54.80% है। और गैर घरेलू जो है वो है लगभग 7% है। और औद्योगिक श्रेणी में जो लेके रखे हैं उसका प्रतिशत क्या है? 0.61% है। कृषि जो हितग्राही उपभोक्ता जो है वो है 11.77% है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितना है? तो वो कितना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा 3,484 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डाटा है। क्वेश्चन अगर आया गया तो यहाँ से पूछ सकता है डायरेक्टली। एक ही पहला चैप्टर से ही अगर आप पढ़ के जा सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, जितना डाटा याद हो सके उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। आप मेंस में भी लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। ग्रामीण विकास और रोजगार, छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है जो कि 2000 में जैसी बना उसको लागू किया गया। और मनरेगा, ठीक है, मनरेगा वर्ष 2023-24 में हम लोग को कितने परिवारों को इससे रोजगार मिला? तो क्या है? 24.77 लाख परिवारों को इससे रोजगार मिला, ठीक है। मानव सृजन दिवस में जिसमें महिलाएं का प्रतिशत कितना है जो रोजगार में? तो 54% महिलाएं हैं, ठीक है ना, जिसको रोजगार मिला है। तो 100 दिवस का रोजगार मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली जो नया जो नाम चेंज किया गया है, ठीक है ना, जी राम जी, जिसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो मनरेगा का जो 100 दिवस था उसको 150 दिवस कर दिया गया है अभी, है। और दूसरा जो पहले 100% केंद्र सरकार का था, अब वो 60-40 केंद्र और राज्य सरकार का बना दिया गया है ना। उसके बाद ये 2025-26 सितंबर तक लगभग जो रोजगार मिला है, कितने लोग परिवार को मिला है? लगभग 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 60,000 परिवार के आसपास को मिला है। अगर नगरीय विकास की बात किया जाए तो उसके इम्पोर्टेंट डाटा है। अब देख रहे हैं गांव से शहर बन रहा है, ठीक है ना, ग्रामों से नगर का डेवलपमेंट हो रहा है। और उसमें जैसे ही लोग आते हैं शहर की तरह तो उसमें बहुत ये कुंजी है। और शहर शहर की विभिन्न विविधि होती है। क्यों शहर क्यों आ रहे हैं? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, विद्युत हो गया, आवास हो गया, यातायात और दूर संचार के मूल्य मूल्य तत्व है।
तो ये शहरीकरण इसके लिए आकर्षित होते हैं। तो अगर 1951 में देखा जाए तो शहरीकरण कितना था, लगभग लगभग 4.88% था। मतलब टोटल जनसंख्या जो था 3,84,000, 3.64 लाख था। लेकिन 2011 में जो शहरीकरण हो गया है, कितना प्रतिशत हो गया है, लगभग छत्तीसगढ़ में 23.24% हो गया है, जो लगभग लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि शहरीकरण को और अच्छा बनाने के लिए एक आधारभूत संरचना के थ्रू पीएम ई बस सेवा योजना शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसके तहत क्या है, जो इम्पोर्टेंट शहर है उसको जोड़ा जाएगा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा में कौन सा बस, ई बस बनाया जाएगा। जैसे कि हम लोग का बीआरटी व्यवस्था है, रायपुर से नया रायपुर के बीच में बीआरटी व्यवस्था है, बस तत्पर जिसको बोलते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट। शिक्षा के श्रेणी में देखा जाए तो 2023-24 में सरस्वती साइकिल योजना शुरू किया गया था, जिसके थ्रू बहुत सारे छात्रों इससे फायदा हुआ था, लाभ हुआ था, और निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक को देते हैं बच्चों को। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डाटा है आपको पता रहना चाहिए कि 2024-25 में देखा जाए तो 7 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, लगभग 17 निजी विश्वविद्यालय हैं, और 335 शासकीय महाविद्यालय हैं, और अशासकीय महाविद्यालय कितना हो गया, 321 हो गए हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ठीक है ना, एक नया पाठ्यक्रम को भी लागू करने की बात की गई है। और अगर देखा जाए तो शासकीय महाविद्यालय में लगभग लगभग 3 लाख विद्यार्थी हैं, 2,95,773 विद्यार्थी प्रवेश किए हैं, और बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 3-10% भी यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो और दूसरा है स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो उसमें देखा जाए कि मातृ मृत्यु का अनुपात, ठीक है, जब प्रदेश का 2003 के आसपास, ठीक है ना, कितना था, 365 प्रति 1 लाख में 365 था, जो कि 2018 की बात किया जाए तो कम होते होते 337 प्रति लाख पर लाख जीवन जन्म है। बाल लिंगानुपात बढ़ रहा है। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप हो करने के लिए नौनी सुरक्षा योजना लेके आया गया है, नौनी सुरक्षा योजना लेके आया गया है। ठीक है ना। प्रदेश में लगभग टोटल लगभग 52,220 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। ठीक। सामाजिक सेवा के बारे में कहा जाए तो पेंशन योजना लागू है, जिसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना कहा जाता है, जिसमें लगभग 33,750 हितग्राही हैं। SC/ST अनुसूचित जनजाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा में के लिए प्रोत्साहन के लिए योजना लेके आया हुआ है, और जो प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखता है उसके लिए 1 लाख का राशि प्रदान की जाती है। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जसपुर जिले में लागू किया गया है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब योजना के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं सतत विकास लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके थ्रू नापा जाता है। इंडिया सेंट्रिक जो है SDG इंडिया इंडेक्स भी बनाया गया है, 4.0 के नवीनतम 2024 में लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारे टारगेट है उसमें। हम लोग का क्या हो गया है, जो 27 जिले हैं फ्रंट रनर हैं, और जो 6 जिले जो बचे हैं, जो जसपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर, बीजापुर, ये परफॉर्मर केंद्र श्रेणी में है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हम लोग आगे हैं। तो हम लोग को क्या पता चला, इकोनॉमिक सर्वे से हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा पता चला, जो कि डायरेक्टली आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से। ये जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उससे लगभग 2-4 क्वेश्चन आ ही सकते हैं, डायरेक्टली फंसते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा जो डाटा के थ्रू हम लोग ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी छत्तीसगढ़ का कैसे है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब उसके लिए हम लोग पढ़ने बैठे तो बहुत सारे सोर्स है, लेकिन सबसे बेहतरीन सोर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो इसी कारण मैंने जो पहला चैप्टर है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा था, तो इम्पोर्टेंट डाटा का एक संकलन करके
मैं आपको बताया कि कौन कौन सा डाटा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।